दोस्तों अपन आज ज्योग्राफी में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि नाम सुनते ही लगता है कि कोई प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जाएगा तभी हमको समझ में आएगा, या कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तभी समझ में आएगा। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। ठीक है, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म का यूज करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, आपको ये दिमाग से निकाल देनी है कि हम कोई ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ पढ़ रहे हैं या 12th लेवल की चीज़ पढ़ रहे हैं। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि इसके बाद आपको 100% ये वाला चीज़ें समझ में आएगी। हालांकि ये जो लेक्चर है, आज एक लेक्चर होगा, 2 लेक्चर इस पे और लेंगे, क्योंकि ये इतना लंबा है कि थोड़ा सा आपको छोटे छोटे वीडियो में नहीं डिवाइड करके देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अगर वो भी इस कंसेप्ट को या आप इस थ्योरी को समझना चाहेंगे तो वो आसानी से समझ सकते हैं। इसको मैं अपने लैंग्वेज में, यानी कि एक बच्चों के लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले जो वर्ड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी वर्ड या कोई भी थ्योरी से ही आप उसके जो वर्ड होते हैं, थ्योरी के जो वर्ड होते हैं, उसके वर्ड से ही समझ में आ जाता है पूरा कंसेप्ट इसमें क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी कि ये प्लेट के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा कर रहा होगा। ठीक है, कौन से प्लेट? खाने वाले प्लेट के बारे में हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में कुछ और प्लेट होते होंगे। ठीक है, तो कौन से प्लेट, वहीं आगे हम चर्चा करेंगे। टेक्टोनिक का मतलब होता है कि विचलन। ठीक है, या आप कह सकते हैं विवर्तनी, यानी कि अगर शुद्ध हिंदी विवर्तनी बोले या आप सिंपल लैंग्वेज में इसको विवर्तनी को बोले तो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इधर उधर भाग रहे हैं, उसी को हम विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक ज्योग्राफी के लैंग्वेज में कहते हैं। इतना बात समझ में आ गई कि प्लेट का इधर उधर मूवमेंट ही क्या कहलाया? प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक क्या कहलाया? प्लेट का इधर उधर घूमना। ठीक है, अब प्लेट कैसे घूम सकते हैं? देखिए, प्लेट 3 तरीके से घूम सकते हैं, यानी कि मूवमेंट अगर प्लेट का हो रहा है, प्लेट, सबसे पहले हम प्लेट को समझते हैं कि प्लेट होता क्या है। अगर हम ज्योग्राफी के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, 1 मिनट, हाँ लगभग यहाँ पे। ठीक है, अगर ज्योग्राफी के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये हमारा पूरा ग्लोब है। ठीक है, अब इस ग्लोब को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्लेट कह रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज ये तो गोला है, आपको 3D में नहीं दिख रहा होगा। अगर सपोज ये इस तरह से पृथ्वी, आपने देखा होगा कि आप ज्योग्राफी के मैप देखते होंगे तो इस तरह से डिवाइड किया रहता है, इस तरह से पूरे विश्व को दर्शाया रहता है। ठीक है, अब इधर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, इस तरह से ये जो टुकड़ा है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? ज्योग्राफी में प्लेट बोल रहे हैं। अब ये जो सब प्लेट है वो मुख्य रूप से 6 प्लेट हैं, लेकिन अगर हम इसको सब डिवाइड करते हैं, यानी कि फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे इंडिया में जितने स्टेट हैं अगर उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उसी तरीके से जो मुख्य 6 प्लेट इस तरह से टुकड़े टुकड़े पूरे पृथ्वी के हैं, ये नहीं मैं भूभाग की बात कर रहा हूँ, पूरे पृथ्वी के, उसमें महासागर भी आ गए। ठीक है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कहीं पे महाद्वीप या महासागर का तो चर्चा नहीं किया, पूरे वर्ल्ड को अपन 6 टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें महासागर भी आ गए, महाद्वीप भी आ गए। तो ये जो 6 टुकड़ा हो गया, अब 6 टुकड़ों को भी सब डिवाइड किया गया है, जो कि हम फर्दर अगले लेक्चर में हम इसको बताएंगे कि 6 को भी 16 टुकड़ों में बांट दिया गया है। यानी कि अगर कोई प्लेट है तो उसमें भी, अगर ये वाला सपोज प्लेट है तो यहाँ का जो प्लेट है इसको डिवाइड करके इसको कुछ और प्लेट नाम दे दिया गया, क्योंकि इसका फीचर थोड़ा सा इसके फीचर से अलग है। ठीक है, इस तरह से अगर हम मेन रूप से बात करें कि मेन रूप से प्लेट को, यानी कि पूरे विश्व को कितने प्लेट में डिवाइड किया गया है? 6 प्लेट में। अगर फर्दर डिवाइड की बात करें तो कितने प्लेट में? 16 प्लेट में। ठीक है, लेकिन आपसे 6 ही के बारे में पूछा जाएगा, अंदर बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लेट के बारे में समझ में आ गया कि पूरे हम वर्ल्ड को प्लेट में बांट दिए। अब कौन कौन से प्लेट हैं उसको देख लेते हैं। यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन में भी डिवाइड हो जाएगा, एक इंडियन प्लेट हो जाएगा, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा, जो कि फर्दर जो 16 मैंने बताया कि 16 डिवाइड होके होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन अभी 6 को ही हम देख लेते हैं, अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे। अमेरिकन प्लेट में ये दोनों अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दोनों अलग डिवाइड हो सकते हैं। इसमें भी नजीका एक प्लेट है, यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्दर वाला को हम मतलब कि गोली मार रहे हैं, अभी मेन रूप से 6 वाले को देख रहे हैं। अमेरिकन प्लेट हो गया, ये जो पूरा प्लेट है, ठीक है, ये वाला पूरा प्लेट इसको अमेरिकन प्लेट कहते हैं।
और यूरेशियन प्लेट देखिएगा, ये वाला जो पूरा प्लेट है, ये वाला यूरोप का और थोड़ा सा एशिया वाला जो ऊपर वाला है, यहाँ से ये आपका यूरेशियन प्लेट हो गया। अफ्रीकन प्लेट, यहाँ अफ्रीका में ये सिर्फ नहीं हुआ है, अफ्रीकन प्लेट की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अफ्रीका है, अफ्रीका के नीचे ये वाला जो सागर है वो सब इंक्लूड है, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट का मतलब ये इसके सागर इधर जो भी है इंक्लूड है। जैसे आपने यहाँ पे देखा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ये वाला नीचे से ये पूरा वाला एक प्लेट है, ठीक है। ये सागर लेते हुए, ये इंडिया को लेते हुए, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, यूरोप के नीचे वाला जो इतना पार्ट है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब इंक्लूड होके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनते हैं। और अफ्रीकन प्लेट यहाँ से ये सागर मिलाते हुए, उसके बाद पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक है, ईस्ट पैसिफिक है, और ये वेस्ट पैसिफिक है, ठीक है, वेस्ट पैसिफिक है। तो ये बोर्ड को पूरा गोल करेंगे तो ये ईस्ट वेस्ट दोनों पैसिफिक एक ही प्लेट बन जाएगा। तो ये ईस्ट पैसिफिक प्लेट और ये वेस्ट पैसिफिक प्लेट को हम एक ही में क्या बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट। तो यानी कि प्लेट समझ में आ गया कि पूरे हम ग्लोब को 6 प्लेटों में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। फर्दर डिवाइडेशन को हमने समझाया कि यहाँ पे जैसे नर्जिका प्लेट मैंने समझाया, यहाँ पे फिलिपिनो प्लेट है, यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है, तो मतलब कि फर्दर छोटे छोटे प्लेटों में फर्दर डिवाइड किया गया, ठीक है। ये तो आपको प्लेट के बारे में पता चला। अब मैंने क्या बताया, शुरू में ही बताया कि प्लेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव कितने तरीके से कर सकता है, देखिए प्लेट कितने तरीके से मूव कर सकता है, 3 तरीके से, ठीक है। अब कहेंगे कैसे कैसे कर सकता है, तो देखिए अगर एक प्लेट ये है, सपोज मेरा एक हैंड ये है और एक हैंड ये है। अब अगर हम बात करें ये दोनों प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, एक कंडीशन ये हो गया। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ सकते हैं और एक नीचे चला गया, एक ऊपर इसके चढ़ गया, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन इन दोनों के बीच क्या हो सकता है कि एक इधर जा रहा है तो एक इसके पैरेलल में पीछे आ रहा है, ठीक है, एक आगे जा रहा है तो एक पैरेलल में ही पीछे जा रहा है। तो ये 3 मूवमेंट हो गया प्लेटों का। तो ये तीनों प्लेट हो गया। अब तीनों प्लेट का मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मूवमेंट कैसे होगा, क्या हवा में मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए जैसे कि कोई भी मूवमेंट करता है, जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हम पृथ्वी पे मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये 6 प्लेटें एक दूसरे को दूर जा रही है या पास आ रही है या पैरेलल चल रही है, तो क्या चीज़ पे मूवमेंट कर रही है। तो देखिए ये जो मूवमेंट कर रही है वो एक मंडल होता है, दुर्बलता मंडल, जिसको इंग्लिश में स्थेनोस्फीयर कहते हैं, उस पे ये तैर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा पृथ्वी है, सपोज ये हमारा पृथ्वी है, पूरा ग्लोब है, ये आपका क्या हो गया, ये वाला लिथोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर, जिसको अगर हम बात करें कि लिथोस्फीयर में क्रस्ट भी आ जाता है और अपर मेंटल भी आ जाता है। लिथोस्फीयर जो होता है वो तकरीबन 200 किलोमीटर तक के जो हाइट है पृथ्वी के अंदर तक, या आप कह सकते हैं गहराई है, वो क्या हो गया, वो लिथोस्फीयर हो गया। अब ये लिथोस्फीयर को ही 6 टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है, क्योंकि 6 आप कह सकते हैं प्लेट में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6, लिथोस्फीयर को ही 6 टुकड़ों या 6 प्लेटों में बांटा गया। अब इसके अंदर एक 200 से 360 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन यहाँ से कितना 160 किलोमीटर गहराई, इतना मोटा 160 किलोमीटर की मोटाई पे, ये 160 किलोमीटर की मोटाई क्या चीज़ का होता है, स्थेनोस्फीयर का, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये आपका, अगर हम बात करें ये लिथोस्फीयर है ऊपर यहाँ 200 किलोमीटर तक, और ये 200 से 360, यहाँ 360 किलोमीटर तक ये क्या हो गया, आपका स्थेनोस्फीयर हो गया। ये लिथोस्फीयर हो गया और ये स्थेनोस्फीयर हो गया। अब देखिए स्थेनोस्फीयर भारी है, ठीक है, लिथोस्फीयर से, तभी तो ये नीचे है और जो हल्का पदार्थ होता है वो ऊपर तैरता है। स्थेनोस्फीयर हालांकि लिक्विड अवस्था में है, ठीक है, आप कह सकते हैं प्लाज्मा अवस्था में है या मैग्मा अवस्था में, जो भी आप कह सकते हैं, सेमी लिक्विड अवस्था में, लेकिन इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये वाला नीचे है और ये जो लिथोस्फीयर है वो ऊपर है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है और ये इस पे तैर रहा है। तो अब देखिए ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो लिथोस्फीयर है और ये आपका स्थेनोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये स्थेनोस्फीयर है। यहाँ पे जो टुकड़े टुकड़े जो प्लेट हैं वो एक दूसरे से बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, या हो सकता है इधर से एक दूसरे के पास आ रहे हो, या एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये लिथोस्फीयर ही 6 टुकड़ों में बट के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहे हैं। वही है हमारा प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। तो ये लिथोस्फीयर क्या है, स्थेनोस्फीयर क्या है, ये आपको बात समझ में आई। अब देखिए
इसके मूवमेंट से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं जब ये आपका, एक मिनट, जब ये टुकड़े यानी कि आपके 6 प्लेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए परिणाम पूछा जा सकता है। उसके परिणाम क्या होते हैं कि जब वो टकराते हैं या जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं या जब एक दूसरे के पैरेलल रिस्पेक्टिव भागते हैं तो क्या हो सकते हैं, ये आपका भूकंप ला सकता है, कटक का निर्माण कर सकता है। कटक का निर्माण यानी कि रिज का निर्माण कर सकता है, पर्वत का निर्माण कर सकता है, ज्वालामुखी का निर्माण कर सकता है, जो कि हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि कैसे क्या निर्माण करता है। ये अभी मैं समझा रहा हूं कि इसके मूवमेंट से, प्लेटों के मूवमेंट से ये सब क्रियाएं होती है। भूकंप आना, कटक का निर्माण जिसको इंग्लिश में रिजेज कहते हैं, जो ये आप देख रहे हैं ब्लू में जितने भी आप देख रहे हैं रिज जिसको हम कटक कहते हैं, ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि हल्का सा पहाड़ होता है। ठीक है, समुद्रों में ये पहाड़ होता है, ये आप देखेंगे रिज है। ये कैसे बनता है अभी इसको डिस्कस करते हैं। रचनात्मक प्लेट का किनारा, देखिए इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी एक और व्यू दे देते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए रचनात्मक प्लेट का जो हो गया किनारा, यानी कि ये सिर्फ महासागर में होगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सिर्फ जितने भी रिज बने हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ महासागर में बने हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेटों का अपसरण होता है, यानी कि अपसरण मतलब कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे यहाँ इसके अंदर का जो मैग्मा है, इसके अंदर का मैग्मा रेडियो एक्टिव होता है, जिसके कारण वो कन्वेक्शनल करंट जनरेट करता है। उसके बाद वो धक्का देता है लिथोस्फीयर को। उसके बाद अगर लिथोस्फीयर को धक्का देता है, जैसे कि अगर ये आपका सपोज लिथोस्फीयर है और ये आपका क्या है, ये आपका स्टेनोस्फीयर है। स्टेनोस्फीयर में काफ़ी मैग्मा है, ठीक है, काफ़ी मैग्मा है। और यहाँ पे एक हॉट स्पॉट है जो कि हम बाद में चर्चा करेंगे जब इस तीनों को अलग अलग पढ़ाएंगे। अभी एक सिंपल आउट व्यू दे देते हैं। यहाँ से कन्वेक्शनल करंट इसको धक्का मारेगा तो यहाँ से ये प्लेट टूट जाएगी और एक दूसरे के विपरीत जाने लगेगी। कन्वेक्शनल करंट आपको मैंने पढ़ाया था, किसने दिया था, होम्स ने दिया था। ठीक है, तो ये कन्वेक्शनल करंट के कारण यहाँ पे धक्का देगा और यहाँ पे टूटेगी, और यहाँ पे ये जो टूट के इधर जा रही है और इधर जा रही है, उससे ये वाला जो लावा है जुट जाती है और धीरे धीरे ये वाला जो इसमें सागर का पानी भर जाता है। तो यहाँ पे आपका रिज का निर्माण होता है, यानी कि आप कह सकते हैं समुद्री पहाड़ का निर्माण होता है। ठीक है, कई बार ये काफी ऊंचा उठ जाता है लावा, जिससे कारण क्या होता है कि एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, जैसे आपका आइसलैंड का द्वीप। आप देखेंगे कि आइसलैंड का जो द्वीप है इसी कटक पे ही है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा उठ गया तो ये आपका द्वीप बन गया। ठीक है, बात समझ में आई। रिज कैसे बन रहा है? रिज बनने के लिए ये वाला संरचनात्मक प्लेट किनारा होता है कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अंदर से लावा निकला तो ये ऑब्वियस है कि अगर अंदर से लावा निकलेगा, सपोज ये अंदर से लावा निकल रहा है, ये प्लेट इधर मूव कर रहे हैं, ये प्लेट इधर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ गैप होगा और ये गैप में ऊपर से इधर वाला सागर वाला पानी आ जाएगा और यहाँ से जो लावा निकलेगा उसको ठंडा करेगा तो यहाँ पे हल्का सा पहाड़ टाइप का नुमा बन जाएगा, जो कि आपका रिज होगा। अब क्या होगा, ये प्लेट तो इधर आ रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो ये फैल रहा है। ठीक है, जहां भी रिज बना है वहां पे फैल रहा है। तो ये वाला जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के बारे में बोला जाता है कि ये वाला जो महासागर है, जैसे देखिए रिज के कारण ये वाला प्लेट इधर फैल रहा है, तो जिसकी वजह से ये वाला जो अटलांटिक महासागर है धीरे धीरे फैल रहा है। तो ऑब्वियस है कि कोई फैलेगा तो कोई सिकुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, पूरा ग्लोब तो कांस्टेंट है। तो ये जो पैसिफिक ओशन है वो सिकुड़ रहा है। अब जब ये फैल रहा है तो इसमें पैसिफिक ओशन वाला जो पैंथालसा का आप कह सकते हैं अवशेष है। पैंथालसा क्या है? पहले जब ग्लोब था उसका सबसे बड़ा सागर पैंथालसा ही था और पैंजिया भूभाग था। ठीक है, जैसे ये ग्लोब है तो एक टुकड़ा को हम पैंथालसा कहते हैं, ये भूमि का टुकड़ा था, और ये पूरा जो सागर था उसको हम क्या बोलते हैं, पैंथालसा, और इसको पैंजिया कहते थे। भूमि के टुकड़ा को पैंजिया कहते हैं और ये वाला जो पूरा पानी था उसको हम क्या बोलते हैं, पैंथालसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पैंथालसा यानी कि जो पैसिफिक ओशन वाला जो वाटर है इसमें आ रहा है और ये धीरे धीरे देखिएगा यूरेशियन प्लेट इधर फैल रहा है, और आप देखेंगे कि ये वाला जो अमेरिकन प्लेट है इधर आ रहा है, तो जिसकी वजह से आपका पैसिफिक ओशन सिकुड़ रहा है, अटलांटिक महासागर है वो फैल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि प्लेट के कारण ही कोई भाग सिकुड़ रहा है, कोई भाग फैल रहा है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीका में एक रिज बना है, मिडवे में ही आप देखेंगे पूर्वी अफ्रीका में एक रिज बना है। इसमें क्या हुआ है कि जो जमीन है वो
कई लाखों वर्षों से धंसता जा रहा है। अब ये ज़मीन धंस रहा है तो यहाँ का जो प्लेट है इधर आ रहा है और यहाँ का जो प्लेट है इधर जा रहा है। तो कुछ साल के बाद यानी कि हजारों वर्ष बाद क्या होगा कि ये वाला रीज, अब देखिएगा ये वाला गड्ढा बन गया है। अब ये जो रीज यानी कि कटक जो बना है ये गड्ढा हो गया, तो इधर जितने भी पानी बरसते हैं सभी इसी गड्ढा में चले जाते हैं और इसी गड्ढा के तहत नील नदी बह जाती है। ठीक है, इसी गड्ढा को लेते हुए नील नदी निकल जाती है, इधर निकल जाती है। तो देखिएगा ये जो गड्ढा बन रहा है ये आप कह सकते हैं कि संरचना प्लेट ही है, यानी कि अपसरण हो रहा है प्लेटों का। इसके बाद क्या होगा, कई साल बाद क्या होगा कि ये वाला टुकड़ा इधर निकल जाएगा और ये वाला टुकड़ा इधर निकल जाएगा। जैसे कि आपका ये इंडिया वाला जो पार्ट है पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन अपसरण के कारण ये वाला जाके इधर टुकड़ा मतलब कि सट गया। और इसी तरीके से अफ्रीका के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ वर्षों बाद ये वाला जो अफ्रीका है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा अपसरण के कारण। टुकड़ा है और यहाँ से पानी इसमें घुस जाएगा और इसमें घुस जाएगा और ये बीच में आप कह सकते हैं ये सागर बना देगा और ये दो टुकड़ा एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फिनोमेना हो रहा है। यहाँ पे भी एक रीज बन रहा है, ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी भागों से। ठीक है, अच्छा ये वाला जो रीज है उसके बारे में क्या कहा जाता है, ये वाला जो मिड अटलांटिक रीज कहा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा हिंद महासागर में एक रीज है कार्लसबर्ग रीज कहा जाता है। ठीक है, कार्लसबर्ग इसको कटक कर सकते हैं ये वाला रीज को। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका, और यहाँ पे देखिएगा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका अटलांटिक जो है, यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट है। ये वाला जो नीचे वाला प्लेट है वो अंटार्कटिका प्लेट है। दूसरा है विनाशकारी प्लेट। विनाशकारी प्लेट में क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो जो मजबूत प्लेटें होती है वो क्या करती है कि वो नीचे घुस जाती है। ठीक है, जो कमजोर प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है और जो मजबूत प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और नीचे जाके ये फिर से वो आप कह सकते हैं लावा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है वो पिघल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रस्ट हो रहा है उसका विनाश हो रहा है। देखिए क्रस्ट का विनाश हो रहा है। देखिए एक अगर हम बात करें कि एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है, ये ऊपर चली गई और ये नीचे चली गई। अब ये नीचे चली गई तो नीचे खोलता हुआ मैग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस क्रस्ट का यहाँ पे ह्रास हो जाएगा, यानी कि विनाश हो जाएगा। इसलिए तो इसको विनाशकारी प्लेट कहते हैं। इसी के कारण फोल्डेड माउंटेन, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है, ये फोल्डेड माउंटेन इंडीज है, यहाँ पे रॉकीज है, यहाँ पे होगा रेड से मैंने यहाँ पे किया नहीं, यहाँ पे रॉकीज है। तो ये विनाशकारी प्लेट के कारण ही यहाँ पे आपका कई सारे पर्वत का निर्माण हुआ, जैसे यहाँ पे अल्पस पर्वत का निर्माण हुआ। ये सब विनाशकारी जो प्लेट किनारा है उसी का कारण। अब संरक्षित प्लेट हालांकि इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन आपको सिर्फ एक आउट व्यू दे रहे हैं कि एक्चुअली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हो क्या रहा है। ठीक है, मूवमेंट के कारण क्या क्या हो रहा है। इसमें क्या होता है, संरक्षित किनारा में एक दूसरे के पैरेलल इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि झटका लगेगा। घर्षण के कारण ऐसे घसीड़ के चलेंगे, घर्षण के इसके चलेंगे तो घर्षण के कारण थरथराहट आएगी ज़मीन में, जिसके कारण ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे भी ये संरक्षित प्लेट होते हैं वहाँ पे काफ़ी भूकंप आते हैं। जैसे यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला प्लेट पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी भूकंप आते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी। इसका 2 लेक्चर और लेंगे जिसमें कि अलग से संरचनात्मक प्लेट का किनारा, विनाशकारी प्लेट का किनारा और संरक्षित प्लेट का किनारा अलग से समझाएंगे, जिससे कि और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये तो सिर्फ एक आउट व्यू था, ये अगर चीज़ें समझाएंगे तभी आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको सब चीज़ें आती होगी और आप अच्छे से एग्जाम में लिख देंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।